मॉर्निंग क्लास। लास्ट सन पे तुम लोग नहीं है, हमेशा की तरह गड़बड़ किया था। कौन है तुम्हारी बात? तुम लोग कहाँ चले गए थे लास्ट सैटरडे? कहाँ थे? रूम पे थे ना? लग रहा था रूम पे थे। रूम पे गए थे, टेस्ट था। चलो खैर कोई बात नहीं। आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। जो भी टॉपिक पढ़ा करो क्लास में आया करो ना, छुट्टी मत मारा करो। टेस्ट आप बता दिया। अच्छा, अब कुछ नहीं है, वैसे सरप्राइज से लिया करेंगे। बात करें कि एडजेक्टिव की ये सबसे बेस्ट, यही बेस्ट है और क्या। जिस दिन बच्चे पूरे हो उस दिन सरप्राइज। यस, जिस दिन पढ़ाने का बनना वो दिन बेस्ट। क्या शुरू करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये इन हिंदी इसको विशेषण बोलते हैं। अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उस वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो उसमें पढ़ने वाला होता है बेटा, वो होता है डिग्री। डिग्री का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उनकी विशेषता बताता है। कहीं कहीं पर आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, एडजेक्टिव लिखने के साथ में स्लैश लगा के डिटरमिनर भी लिखते थे। ये शब्द विशेषता बताने का काम करता था और ये शब्द पॉइंट आउट करने का काम करता था। जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। तो किसकी बुक है? मेरी बुक है। मैंने इस बुक को पॉइंट आउट किया। तो जब हम पॉइंट आउट करने का काम करते हैं तो वो डिटरमिनर्स में आते हैं। वो भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है और डिटरमिनर में ए एंड द होता है। तो जब कभी आर्टिकल ए एंड की बात होती है ना, तो वो आर्टिकल जो होते हैं वो एडजेक्टिव भी होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि एडजेक्टिव बिना किसी नाउन प्रोनाउन के संभव नहीं है। जैसे मैंने कहा आई एम अ गुड टीचर। मैंने कहा मैं एक अच्छी टीचर हूँ, है ना? मैंने एक सेंटेंस में दिया आई एम अ गुड टीचर, तो आपने मुझसे कहा मैम अपने मुंह में खुद ही बोल ले रही है अच्छी टीचर है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हटाओ, फिर टीचर हटा दो। हमने ये टीचर हटा दिया। अब मैंने टीचर हटाया तो आई एम ए गुड तो बन ही नहीं रहा, तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो फिर हमें बेटा आर्टिकल भी हटाना पड़ा। मतलब आई एम गुड, अब सेंटेंस फ्रेम हो पा रहा है। मेरा मतलब ये हुआ कि अगर हमारे वाक्य में आर्टिकल आएगा तो नाउन का होना आवश्यक है, जरूरी है। बिना नाउन के आर्टिकल पॉसिबल नहीं। जैसे अगर मैंने कहा आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक, अब मैं आपसे पूछूं बेटा वॉक क्या है, तो आप कहेंगे मैम ये नाउन है क्योंकि ये आर्टिकल के साथ लिखा है ना। बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी कोई आर्टिकल के साथ, जरूरी नहीं है तुरंत बाद वाला, लास्ट वाला नाउन हो तो भी चलेगा, है ना? जैसे बोलते हैं आ 5 ईयर ओल्ड बॉय, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमें कोई टेंशन नहीं, बस नाउन होना चाहिए तुरंत साथ। आर्टिकल पूरी फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है ना? जो घर के सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनका रहता है कि मम्मी साथ चलनी चाहिए, दिखनी चाहिए वो कहीं ना कहीं, है ना? नहीं दिखेंगी तो वो टेंशन में जाएंगे। बाद में भैया ये सब जा रहे हैं, जाने दो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इनका होना जरूरी है ना? तो बस इतना समझ लीजिए कि जब कभी भी आर्टिकल आएगा तो ये बिना नाउन के नहीं चलता है, क्योंकि और अगर नाउन नहीं है तो फिर जिसके साथ है वही इसकी मम्मी, फिर वही नाउन है। जिसके तुरंत पहले फिर वही नाउन। अगर बाद में कुछ नहीं है और आर्टिकल दिया हुआ है तो उस सेंटेंस में वॉक जो हुआ वो नाउन का काम कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो नाउन बिना आर्टिकल के नहीं चलता। इसका मतलब नाउन की जिसको आवश्यकता होती है वही तो एडजेक्टिव होती है। जिस शब्द को संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करना होता है या आवश्यकता होती है वो हमारी एडजेक्टिव में आती है, जो विशेषता बताने का काम करे। जैसे मैंने कहा टॉल, जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंट, या फिर मैंने कह दिया हैंडसम। इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं बेटा वो सारे हमारे एडजेक्टिव और डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ए एंड द हमारे डिटरमिनर। तो मैंने आपसे कहा एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं।
मैंने आपको आर्टिकल को एडजेक्टिव बना के बताया कि कैसे आर्टिकल एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि आर्टिकल नाउन के बिना संभव नहीं है। दैट्स व्हाई आर्टिकल है तो नाउन है, और नाउन को जरूरी एडजेक्टिव होता है, इसलिए आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक, ये तो बात साइड हो गई। अब हम बात कर रहे थे डिग्री की। डिग्री आप लोगों ने स्कूल टाइम से पढ़ा होगा बेटा। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कॉम्परेटिव डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव का मेन पार्ट यही है। एक होती है कॉम्परेटिव डिग्री और लास्ट होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, 3 तरह की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। डिग्री का यूज हम करते कब है? जब हमें किसी से तुलना करनी हो, जब हम कंपैरिजन करते हैं बेटा, तब हम डिग्री का यूज करते हैं। जब हम तुलना करते हैं तब हम डिग्री का यूज करते हैं। जैसे अब मैं कहूँगी पॉजिटिव डिग्री कब यूज होती है, कॉम्परेटिव डिग्री कब यूज होती है और सुपरलेटिव डिग्री कब यूज होती है। तो बहुत आसान शब्दों में ये बात समझिए कि पॉजिटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब दो लोगों की बराबरी की बात होती है या फिर एक दूसरे से कम होता है। मतलब आप लोगों ने जब कभी सर ने इनइक्वालिटी पढ़ाया होगा तो आपको ये 2-3 साइन बताए होंगे, है ना। एक बताया होगा ग्रेटर, एक बताया होगा लेस और एक बताया होगा इक्वल, यही तो बताया होगा। तो जब बात लेस और इक्वल की होती है ना, जब बात लेस और इक्वल की आती है, मतलब जब हम कभी किसी से छोटे होते हैं, कम होते हैं या फिर बराबरी की बात आती है, तो ऐसी सिचुएशन में लगती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। जैसे मैंने कहा यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई, आप उतने ही इंटेलिजेंट हो जितनी की मैं। इट मीन्स वी आर इक्वली इंटेलिजेंट, हम बराबर के इंटेलिजेंट हैं। मैंने कहा राम इज एज गुड एज रहीम, राम उतने ही अच्छे हैं जितने की रहीम। इट मीन्स दोनों बराबर की बात हो रही है। मैं आपसे कहती हूँ यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई, तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितनी मैं। इसका मतलब ये हुआ तुम मुझसे कम इंटेलिजेंट हो। क्या बात समझ में आ गई? या फिर मैं आपसे कम इंटेलिजेंट हूँ, कुछ मिला के ऐसा ही रहा। मैंने कहा मेरी उम्र आपकी उम्र से ज्यादा नहीं है बेटा, अगर मैं आपसे एज में बड़ी नहीं हूँ तो या तो छोटे होंगे या तो बराबर होंगे। तो जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री की बात आती है तो लेस या इक्वल की कैटेगरी को लेके चलते हैं, और लेस और इक्वल के लिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब भी बात कॉम्परेटिव डिग्री की आती है तो थोड़ा सा एक जो पर्सन होता है वो ग्रेटर की कैटेगरी में जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री 2 के लिए यूज होती है, 2 और मोर देन 2। 2 में से कोई एक बेहतर है या 2 से ज्यादा में से कोई एक बेहतर है तो वहां पर कॉम्परेटिव डिग्री आती है। 2 में से कोई बेहतर है, जैसे मैंने आपसे कहा राम इज बेटर देन लक्ष्मण। मैंने आपसे कहा राम इज बेटर देन लक्ष्मण, मतलब राम लक्ष्मण से बेहतर थे। कहने का मतलब ये हुआ कि राम और लक्ष्मण में मैंने राम को ज्यादा बेहतर बताया। 2 में से एक बेहतर हो तब कॉम्परेटिव डिग्री होती है। या फिर मैंने आपसे कहा कि राहुल इज इंटेलिजेंट या मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास, राहुल क्लास के किसी भी लड़के से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ओवरऑल इतना समझ जाओ, जब 2 या फिर 2 से ज्यादा में एक की बात हो तो हम कंपैरिजन करते हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री लगाते हैं। जब बात सुपरलेटिव डिग्री की होती है तो इसकी तुलना हमेशा मोर देन 2 के लिए होती है। मोर देन 2 में ही इसका यूज कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द करीम, ऐसा नहीं बोल सकते। राम और करीम में द बेस्ट नहीं लग पाएगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लग पाएगी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होता है। 2 लोगों के लिए कॉम्परेटिव कभी भी नहीं लगती, सुपरलेटिव कभी भी नहीं लगती। 2 के लिए हमेशा क्या लगती है? कॉम्परेटिव। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? बहुत बेसिक सी बात की है। इसके अलावा और क्या बेहतर हो सकता है, और क्या हम मैम जान सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री जनरल हमारी जो एडजेक्टिव होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री। जैसे मैंने कहा ग्रेट, ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। जब हम इसका कॉम्परेटिव बनाते हैं तो ज्यादातर वर्ड में ER लगा देते हैं, तो ये हो जाती है कॉम्परेटिव डिग्री। इसी का सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसके लास्ट में हम लोग EST लगा देते हैं, तो ये बन जाती है सुपरलेटिव डिग्री। ज्यादातर ऐसा ही होता है। अगर मैंने कहा बिग तो आप कहेंगे मैम ये पॉजिटिव है। मैं आपसे कह दूं बिगर तो आपने कहा मैम ये कॉम्परेटिव है। और अगर मैंने आपसे कहा ये है बिगेस्ट तो ये सुपरलेटिव है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट ये हमारी पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है। कुछ बेटा ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जैसे हैंडसम। अब हैंडसम को हैंडसमर तो करेंगे, अजीब सा लगेगा। ऐसी
सिचुएशन में हम कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर हैंडसम कह सकते हैं। मतलब मेरा ये है बेटा कि अगर पॉजिटिव डिग्री में मोर लगा दिया जाए तो क्या बन जाती है, कॉम्परेटिव बन जाती है, और अगर मोस्ट लगा दिया जाए तो सुपरलेटिव बन जाती है। ये रूल है कि जब बेटा पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम मोर लगा, मतलब अगर हम चाहें बिगर मुझे नहीं पता है तो मैं मोर बिग भी कर सकती हूँ, अगर मुझे बिगर नहीं पता तो मैं मोर बिग भी कर सकती हूँ, कोई गलती नहीं होगी। रीजन ये है कि नियम होता है कि कॉम्परेटिव डिग्री को फ्रेम करना होगा तो आप पॉजिटिव डिग्री में मोर लगा के बना सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को बनाना होगा तो आप मोस्ट लगा के बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो ये मोर या मोस्ट लग रहा है ना, ये पॉजिटिव डिग्री के साथ ही लगना चाहिए। कभी कभी लोग कह देते हैं यू आर मोर बेटर देन आई, मोर भी कर दिया बेटर भी कर दिया तो फिर ज्यादा डबल हो गया ना, हाँ ज्यादा ही कॉम्परेटिव बना दिया है ना। कभी कभी होता है ना ज्यादा अंग्रेजी आ रही है तो फिर दे रहे हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात को कि जब कभी कॉम्परेटिव डिग्री को बनाना नहीं बन पाए या ना आता हो तब हम ये कंडीशन करें, ठीक। अगर लिखा है गुड तो इसका कॉम्परेटिव बनेगा बेटा बेटर, सुपरलेटिव बनेगा बेस्ट। गुड हो या वेल हो, गुड हो या वेल हो, दोनों का कॉम्परेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। इसी तरीके से बैड हो या इल हो, वर्स, और सुपरलेटिव बनता है वर्स्ट। वर्स्ट खराब नहीं बोला, बद से बदतर, है ना। तो ये तो बुरा है, ये बद है, ये बदतर है ना, बुरी स्थिति से भी ज्यादा बुरी। तो बैड या इल है तो वर्स्ट होगा, वर्स्ट होगा। लास्ट समझ में आई? इसके अलावा जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, अक्सर हम लोग गलती करते हैं उसमें, मच और मैनी। मच और मैनी बेटा दोनों पॉजिटिव डिग्री होती है, मच और मैनी दोनों पॉजिटिव डिग्री होती है। इनका कॉम्परेटिव बनता है तो मोर बनता है, और सुपरलेटिव बनता है तो मोस्ट बनता है, दोनों का। मच लगता है क्वांटिटी के लिए, जिसको मात्रा में लेते हैं वहां मच, जिसको संख्या में लेते हैं वहां मैनी। नंबर्स के लिए मैनी लगता है जबकि क्वांटिटी के लिए मच लगता है। तो मच और मैनी दोनों का कॉम्परेटिव बनेगा तो मोर ही लगेगा, दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट ही लगेगा। मतलब ये क्वांटिटी नंबर्स दोनों के लिए लग सकता है, वो क्वांटिटी नंबर्स दोनों के लिए लग सकता है, लेकिन ये और मच और मैनी में बेसिक डिफरेंस होता है कि मच का यूज कहां, मैनी का कहां। इसके अलावा लिखना तो नहीं है कुछ, यहाँ तक कुछ लिखना तो नहीं है, लिखना कुछ नहीं लिखना है। ये लिख चुके सब, ये सब लिख चुके नहीं मतलब छोड़ देना, लिखो फिर आगे बढ़े। ये भी हम ही बताएं कि ये लिखो ये ना लिखो, अरे लिखते चला तो। इंटेलिजेंट का वीक,
पॉजिटिव डिग्री, कोऑपरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मैंने आपसे कहा पॉजिटिव डिग्री जनरली बनती है हमारी एडजेक्टिव, जब इसमें ER लग जाता है तो ये बन जाती है कोऑपरेटिव, और EST लगता है तो बनती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव कब होती है? जब दोनों की बराबरी की बात हो या किसी एक की क्वालिटी की बात हो तो भी पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा यू आर इंटेलिजेंट बॉय, तो ये भी पॉजिटिव होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर जरूर होगा, सुपरलेटिव डिग्री में भी कंपेयर होगा लेकिन दो से ज्यादा। जब दो से ज्यादा में एक को चुनना होता है तो सुपरलेटिव होती है, दो में से एक को चुनना होता है तो कंपैरेटिव होती है, और किसी एक की विशेषता बतानी हो या फिर दो लोगों में बराबरी की बात हो तो पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। इसके अलावा मैं आपको ये बताने वाली थी कि जैसे कभी कभी कुछ वर्ड होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है लिटिल, अगर कहीं लिखा है लिटिल तो लिटिल पॉजिटिव डिग्री होती है, इसकी सुपरलेटिव लीस्ट होती है और ये लेस्ट होती है। मतलब ये कि अगर कहीं लेस लिखा है तो समझ जाना वो कॉम्परेटिव डिग्री। क्या बात समझ में आई? नो लेस देन, तो ये मानना कि लेस के बाद देन आया क्योंकि वो लिटिल की कॉम्परेटिव है। बात समझ में आई? लिटिल मतलब थोड़ा, लेस उसकी कॉम्परेटिव है, लीस्ट उसकी सुपरलेटिव है। फ्यू मतलब भी कुछ होता है, फ्यू की फ्यूअर होती है और फ्यूएस्ट। बात समझ में आई? इसी तरीके से ओल्ड या फिर एल्डर, दोनों का कॉम्परेटिव बनता है तो एल्डर ही बनता है, और ओल्ड का बनता है ओल्डर। इनका सुपरलेटिव होता है एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। ओल्ड एल्डर दोनों एक ही बात है। जनरली क्या होता है, ओल्ड के ही कॉम्परेटिव एल्डर और ओल्डर बनते हैं, ओल्ड के ही कॉम्परेटिव होता है, दोनों के ही एक ही बात होती है। ओल्ड किसी के लिए भी लगा सकते हैं जो हमसे एज में ज़्यादा है, माई ब्रदर इज 5 years old टू मी, ओल्डर देन आई, बोलते ही कि नहीं बोलते? तो ओल्डर मतलब जो भी हमसे बड़ा है वो सब लगा सकते हैं। एल्डर का यूज भी करते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड की कॉम्परेटिव एल्डर बनती है, ओल्डर बनती है, एल्डेस्ट होती है, ओल्डेस्ट होती है। क्या होता है इसका डिफरेंस अभी बताते हैं, है ना? इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं एल्डर ओल्डर को, अभी के लिए आप इतना ही लिखिए। इसके अलावा और एक पहचान, किसी भी सेंटेंस में अगर बेटा एज आ जाए या फिर सो एज आ जाए, किसी भी सेंटेंस में एज आ जाए या सो एज आ जाए, इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। पॉजिटिव डिग्री के लिए एज या सो एज का होना जरूरी होता है। अगर बात सेंटेंस के में ध्यान आएगा तो ध्यान के पहले कॉम्परेटिव डिग्री होनी चाहिए। THAN ध्यान कभी भी अकेला नहीं आता, ये अपने साथ कॉम्परेटिव डिग्री को लेके आता है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री आएगी कभी तो द का होना जरूरी होता है। सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो द का होना जरूरी है, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में दैन का होना जरूरी है, और पॉजिटिव डिग्री जब कभी भी आएगी तो एज या सो एज का होना जरूरी है। ठीक, पहचान है कि अगर एज दिखेगा तो आपको पॉजिटिव ही फिल करनी है, दैन दिखेगा तो कॉम्परेटिव आनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री है तो द का होना जरूरी है। इसके अलावा एक बात और जानना, जैसे मैंने आपसे कहा कि सुपरलेटिव डिग्री की, जैसे मैंने कहा कि राजीव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन द ऑफिस, पहला सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस लिखा है राजीव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा मिलेगा, जैसे आपने देखा होगा
रीजनिंग में एक डेटा सफिशिएंसी आता है ना, रीजनिंग में भी होता है, मैथ में भी होता है, इंग्लिश में भी चलने लगा है। थोड़ा अपग्रेडेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, 2 सेंटेंस दिए, एरर पूछने का तरीका पहले होता था इसमें एरर है, इसमें एरर, यहाँ एरर है। अब वो पूछ रहे हैं दोनों में से कौन सही है, पहला सही है कि केवल दूसरा सही है, कि दोनों सही है, कि या तो सही है या तो सही है, या दोनों ही गलत है। ऐसे आने लगे ऑप्शन। तो अब आपको एट अ टाइम 2 सेंटेंसेस को देखना है कि किसमें एरर है, किसमें एरर नहीं है। फिलर भी आने लगे, ऐसे दोनों में फिल दिया है, दोनों में यही वर्ड आ जाएगा, एक में आएगा, एक में भी नहीं आएगा। बिल्कुल डिट्टो फॉलो कर रहे हैं वही चीजें जो आपने अभी तक होता था। एक पैसेज दिया, उसमें आपने पढ़ लिया उस पैसेज को, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर लगा दिए। अब क्या है, हर एक क्वेश्चन में अलग एक पैसेज, ये पैसेज पढ़ो, इसका आंसर दो, फिर पैसेज चेंज, दूसरा क्वेश्चन दूसरा। इतना चेंज करते हैं माइंड को कि अब इंग्लिश का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ रहा है। बहुत टाइम से हमें लगता नहीं आप लोगों ने इंग्लिश का कोई पेपर दिया है जिसमें इंग्लिश आई हो, इंग्लिश लैंग्वेज आई हो, है ना। जैसे सीएचएस और सीजीएल की बात करें, कुछ नहीं, आसान होता है सब, लेकिन पता है क्या, पहला क्वेश्चन नरेशन था तो दूसरा क्वेश्चन दे दिया क्लोज, तीसरा क्वेश्चन एक्टिव पैसिव तो चौथा एक्टोनिम। मतलब सीक्वेंस से कुछ नहीं मिल रहे, हमारा माइंड चेंज होता जा रहा है। हम समझ लीजिए बारे में स्विच मारना है, अच्छा वोकैब में आना है, मतलब बड़बड़ा हो गया, हाँ वही बिल्कुल बड़बड़ा हो गया। तो उसकी प्लानिंग करके हमें चलना है कि अगर हमारे एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे 2 सेंटेंस दिए, मैंने कहा ओनली फर्स्ट करेक्ट, ओनली सेकंड करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नॉन ऑफ द करेक्ट, ईदर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट, ऐसे ऑप्शन सुने हैं ना रीजनिंग में, ऐसे इंग्लिश में। तो अब मैं आपसे कहूं दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत, दोनों सही दोनों गलत। तो पहला वाला सेंटेंस लिखा है कि राजीव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन द ऑफिस। राजीव ऑफिस के सारे मैन में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, यही तो इसका मतलब ये ऑफिस के अंदर के जितने मैन है सबका कंपेयर हुआ, सबका कंपेयर हुआ, इसका मतलब बहुत में से एक को चुना गया है। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ मोस्ट लिखा था इंटेलिजेंट के पहले, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, और द भी लिखा है, इट मींस फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। सेकंड में आऊं, राजीव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट है, राजीव सबसे इंटेलिजेंट है। क्या हमने यहाँ पर तुलना करी? हम ये कह सकते हैं तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत होशियार हो, ये एक नॉर्मल बात हुई ना। लेकिन मैं कहा तुम इन सबसे ज्यादा होशियार हो, अब तुलना करें। हमने आगे ये लिखा तो ये बता रहा है कि हमने तुलना करी, आगे तो उसमें लिखा ही नहीं, तो तुलना तो हुई नहीं। और सुपरलेटिव डिग्री का कहना क्या है कि भैया सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो 2 से ज्यादा में तुलना होनी चाहिए। अकेली पॉजिटिव डिग्री मिल सकती है, अगर मैं चाहती तो मैं ये करती तो कोई दिक्कत नहीं थी कि राजीव इज इंटेलिजेंट, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव डिग्री ऐसे ही मिल सकती है, किसी एक व्यक्ति की विशेषता बतानी है, पॉजिटिव डिग्री लग सकती है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा राजीव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, तो अब यहाँ पर द का यूज गलत है, यहाँ पर आ होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल बात कही जा रही है कि राजीव जो है वो एक इंटेलिजेंट मैन है। अब ये एक किसके रिस्पेक्ट में लगा? मैन के रिस्पेक्ट में। राजीव एक मैन है जो कि इंटेलिजेंट है। क्या बात समझ में आई? तो सेकंड सेंटेंस में एरर थी, द के प्लेस पे ए होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने का तरीका पैटर्न यही हो गया है कि आपको सेंटेंस बहुत बेसिक देंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज देंगे। दोनों में ही मोस्ट लगा था तो हम तो कहेंगे मैम ने बताया मोस्ट देखो द लगाओ, मैम ही तो बताया था, आप फिर अपना अलग ही बता रही है। हाँ मैंने बताया, लेकिन मैंने ये बताया ना साथ में कि सुपरलेटिव डिग्री होगी तो तुलना होनी चाहिए। तुलना नहीं है, अकेले आ सकती है केवल पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का यूज हम तब भी कर सकते हैं जब किसी एक व्यक्ति की विशेषता बतानी हो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज की, जब किसी नाउन की विशेषता बतानी हो, नाउन की विशेषता बतानी हो तब पॉजिटिव लग सकता है। क्या बात समझ में आई? केवल पॉजिटिव डिग्री ऐसी है जो आ सकती है नॉर्मल विशेषता बताने के लिए, बाकी कॉम्परेटिव आएगी तो तुलना होगी, सुपरलेटिव आएगी तो तुलना होगी। क्या बात समझ में आ गई? आगे तो ये ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिए जाए तो क्या करना है। जैसे आप जो एडजेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। जैसे शुरू करें, ये सब सजावट थी, है ना। अभी आपको स्टार्टर नहीं मिला है, अब मिलना शुरू हो रहा है ना। ये सब केवल सजावट थी कि तुम पार्टी में गए, ये सब सजा है, ये सब खाना है, अच्छा ठीक है, अच्छा लगे देख के, आप शुरू करते हैं। ये सब हवा पानी कुल लगे ये कहते हैं ना, मेन ज्ञान लेकिन यही था। अगर इतना समझ लिया तो एडजेक्टिव को समझने में बहुत आसानी होगी, और अगर एडजेक्टिव समझ लिया तो एडवर्ब तो बिल्कुल हवा हो गया, है ना। अब कुछ भी खा सकते हो ना। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात एल्डर और ओल्डर।
पहले कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉपर व्यू करेंगे। ये स्टार्टर है ना, अब तुमको मिलना शुरू हो गया, स्ट्रीट फूड मिल रहा है, कॉफी स्टार्ट हो गई, चाउमीन, नूडल्स, ये सब। एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है? आपने कहा एल्डर का यूज कहाँ करते हैं, ओल्डर का यूज कहाँ करते हैं? एल्डर का यूज भी अपने से बड़ों के लिए करते हैं, ओल्डर का यूज भी अपने से बड़ों के लिए करते हैं। जब दोनों ही अपने से बड़ों के लिए लगा रहे हैं तो कहीं पे भी एल्डर कहीं पे भी ओल्डर लगा सकते हैं? पूछ रहे हैं। तो कहाँ एल्डर कहाँ ओल्डर? एल्डर जो हमारे रिलेटिव, मतलब जो ब्लड जैसे मैं आपसे कह दूं माय अंकल इज एल्डर टू मी, माय अंकल इज एल्डर टू मी, चलेगा? मेरे अंकल मेरे ब्लड रिलेशन में आएंगे? हाँ, रीजनिंग में नहीं जाना हम लोग को कि चाचा के ताऊ के साथ सब हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं आ रहे हैं। देखो इंग्लिश में क्या है, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लो। सबसे पहली बात तो ये कि एल्डर का यूज बिल्कुल सही बताया मैम ने, तरीका बिल्कुल ठीक था कि एल्डर का यूज अपने से बड़ों के लिए करते हैं जो हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एल्डर इज यूज फॉर द पर्सन हु बिलोंग्स टू सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर हैं और हमसे एज में बड़े हैं, हम एल्डर का यूज कर सकते हैं। ओल्डर इज यूज फॉर द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली, जो एक ही फैमिली से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए लगा सकते हैं। अब बात आती है फैमिली की। इंग्लिश में फैमिली का क्या मतलब है? इंग्लिश लैंग्वेज की बेटा बात करें तो अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन भी कभी लूं और मैं आपसे कह दूं टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, तभी भी आप अपने ताऊ के बारे में नहीं बताएंगे, कभी भी आप अपने दादाजी के बारे में नहीं बताएंगे, कभी भी आप अपने चाचा के बारे में नहीं बताएंगे, मामा के बारे में नहीं बताएंगे। रीजन क्या है कि मैम ने अपना फैमिली बैकग्राउंड पूछा है तो हम लोग यही बताएंगे कि हम लोग कितने सिबलिंग्स हैं, कितने भाई बहन हैं, और इसके साथ साथ पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं। कुछ लोग बता देते हैं, बैंक का इंटरव्यू देने गए, मेरे ताऊ जी बैंक में हैं, है ना, मेरे ताऊ जी बैंक में हैं, बहुत अच्छी पोस्ट में हैं, तो हमने कहा बता देंगे, इंप्रेशन जमेगा। गलत है, इंप्रेशन जमाने के चक्कर में तुमने अपने ताऊ जी के बारे में बता दिया। अब वो ये सोच रहे हैं कि तुमने कहीं ना कहीं लिंक लगाया, जैक चल रहा है तुम्हारा, तुम्हारे तो घर में बैंक में इतनी बड़ी पोस्ट पे है तो तुम्हें नौकरी, फिर तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। पापा के बारे में भी अगर कभी बताना होता है ना, मान लीजिए मेरे पापा किसी अच्छे प्रोफेशन में है, उसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कभी नहीं बताना चाहिए, है ना। अगर वो सर्विस कर रहे, गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या है, किस सेक्टर में है, तब पूछे, तब इंप्रेशन अलग पड़ता है कि लड़के ने अपने मन से नहीं बताया धोखा लगाने के लिए। जब पूछा जाए इन विच सेक्टर, मैंने कहा माय फादर इज गवर्नमेंट सर्वेंट, इन विच सेक्टर, तब आप बताओ पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, जो भी है अपना, हाँ बैंक में। लेकिन जब तक पूछा नहीं गया तब तक बताना नेगेटिव साउंड करता है। हम लोग एसएसबी देने जाते हैं, जीडी चल रही होती है ना, अब सब लोग एक साथ बोलना शुरू करते हैं अपने, मान लीजिए मेरे ताऊ जी जनरल थे तो मैंने बता दिया मेजर जनरल, अरे वाह अच्छा लग रहा है, उससे सब लोग देख रहे हैं, अरे वाह, है ना, इसकी फैमिली का तो बैकग्राउंड ही है डिफेंस से रिलेटेड, पूरा जीवन में नहीं हो पाएगा। तुमने बताया क्यों, ये सब पूछे ही नहीं जाते। एक बहुत पहले मैं इंटरव्यू की तैयारी करा रही थी, तब एक लड़के ने मुझसे बोला कि मैम, अगर बहुत क्लास बिल्कुल ढो रही थी, मैंने उससे बोला कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में करा रही थी, पीडी, साइको, जीडी सब कुछ, तो उससे मुझसे बोला मैम अगर मुझसे कोई पूछता है मेरे पापा क्या करते हैं तो मैं क्या बताऊंगा। तो ऑब्वियसली बात है, पूरी क्लास में क्वेश्चन किसी ने पूछा है तो मेरे को आंसर भी क्लास में ही देना है। मैंने कहा बेटा जो करते हो बता देना, है ना, जो भी है क्या है आप बताओ, मैं उसको अच्छे से एलैबोरेट करके बता दूंगी। तो बोला मैम मेरे फादर जो है ना वो समोसे बेचते हैं, वो जो रोड पे लेके जाते हैं वो करते हैं, तो मैं क्या बताऊंगा। तो मैंने कहा तुम बताना पापा का मेरे छोटा मोटा बिजनेस है, इसके अलावा कुछ मत बताना। जब वो पूछते हैं क्या बिजनेस है तब बताना। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। जब वो इंटरव्यू देने गया उससे पूछा आपके फादर क्या करते हैं, तो उसने यही कहा कि मेरे फादर जो हैं वो मतलब नॉर्मल सा घर का बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस। क्या बिजनेस है? मेरे पापा समोसे बेचते हैं, ये जो रोड पे चलते हैं। उसके सिलेक्शन के बाद उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का, और जब वो लौट के आया तो वो बोला मैम मेरा सिलेक्शन हो गया। हमने कहा ये चीज, क्योंकि उससे ये समझ में आया लड़का सिंपैथी नहीं लेना चाहता है। अब हम बता दें भाई मेरे पापा वहाँ चूरन लगाते हैं, सुनने में खराब लगेगा, लेकिन वो सिंपैथी गेन करना हो जाएगा। लेकिन लड़का सिंपैथी गेनर नहीं था, मतलब वो अपने बल पे यहाँ बैठा है, इसका मतलब ये हुआ। जैसे कुछ ऐसे भी प्रोफेशन होते हैं जो कभी नहीं बताने चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी के फादर ब्रोकर है, दलाल हुए एक तरीके के, कभी नहीं बताना चाहिए। लीगल एडवाइजर कह दो उसकी जगह पे। अगर आपने कह दिया मेरे फादर ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, है ना, जमीन दिलाते हैं, अरे तो गड़बड़ इंसान है ना, फिर वो लिया ही नहीं जाएगा।
ये सुनने में साउंड अच्छे नहीं करते। अगर आपको बताना होगा है ना, नहीं नहीं, फिर अगर आपको बताना ही है तो आप ये बताइए कि सर मेरे फादर जो है लीगल एडवाइजर हैं लैंड के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो लगेगा आप उनके प्रोफेशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। मतलब बुरी नहीं है चीज़, वो भी अच्छी है, लेकिन बस ये है ना कुछ लोग प्रोफेशन में नहीं पसंद करते हैं वो चीज़, है ना, सुनना। खैर ये सारी काल्पनिक बातें हैं, तो हम लोग यहाँ चल रहे हैं। एल्डर और ओल्डर, एल्डर का यूज मैंने कहा अपने से बड़ों के लिए करते हैं, ओल्डर का यूज भी अपने से बड़ों के लिए करते हैं। एल्डर का यूज वहाँ पे करते हैं जो हमारी फैमिली में हमसे बड़े हैं। फैमिली में कौन बड़ा होगा? या तो भाई बहन, मम्मी पापा। देखो बोलते तो हैं माय फादर इज एल्डर टू मी, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है। मेरे पिताजी मुझसे बड़े हैं, अंडरस्टूड, है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मेरे पापा मुझसे बड़े हैं, ये सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ऑफेंसिव माना जाता है, इसलिए कभी नहीं बोला जाता। हाँ ये बोल सकते हैं माय फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माय फैमिली, ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन पापा के लिए, बड़े के लिए एल्डर लगाना अच्छा नहीं माना, अशोभनीय है। बात समझ में आ गई? मम्मी के लिए एल्डर लगाना अशोभनीय है, मेरी मम्मी मुझसे बड़ी है, अंडरस्टूड होता है। हाँ, माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, माय सिस्टर इज एल्डर टू मी। एल्डर लगेगा तो भाई और बहन के लिए ही लग सकता है केवल। इसके अलावा अगर आपको कभी ओल्डर लगाना हो, ओल्डर किसी के लिए भी लग सकता है, जो आपसे एज में बड़े हैं वो आपके लिए ओल्डर का यूज करेंगे। क्या बात समझ में आई? तो शुरू करते हैं। एल्डर लिख लीजिए। एल्डर इज यूज्ड for the person who belongs to same family, ब्रैकेट में लिख लेना ब्रदर, सिस्टर। हाँ मैंने लिख दिया ना, तुम एक शब्द में लिखना चाहते हो नहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने एलैबोरेट करने के लिए लिख दिया। ठीक, एल्डर का यूज केवल इंसानों के लिए ही होता है, ये भी ध्यान रखना। एल्डर का यूज केवल इंसानों के लिए ही होता है, ये भी ध्यान रखना। एल्डर इज यूज्ड फॉर द पर्सन हु बिलोंग्स टू सेम फैमिली, एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन को हम एल्डर यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया ये बात कि एल्डर केवल भाई बहन के लिए लगाया जाता है। मैंने आपसे कहा कि माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, पहला सेंटेंस। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं माई एल्डर सिस्टर इज अ डॉक्टर, सिस्टर इज अ डॉक्टर। ठीक है, इसके अलावा बेटा कह सकते हैं कि माई फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तीनों ही सेंटेंस करेक्ट माने जाएंगे, है ना। माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, माई एल्डर सिस्टर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को बेटा कोई दिक्कत? एक बात और ध्यान रखना, एल्डर के बाद अगर कभी एल्डर कॉम्परेटिव डिग्री है लेकिन इसके बाद देन नहीं आता, एल्डर के बाद देन नहीं आ सकता। अगर आना ही है तो एल्डर के बाद टू आएगा। ठीक, अगर कहीं एल्डर के बाद देन लिखा है, मान लीजिए होता माय ब्रदर इज एल्डर देन मी, तो रॉन्ग। ओके, एल्डर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी है तो सेंटेंस में आपने देखा कि मैंने आपसे कहा मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मेरी बहन मुझसे बड़ी है, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, मेरे फादर मेरी फैमिली के एल्डेस्ट मेंबर। और मदर और फादर के रिलेशन के लिए भी एल्डर नहीं लगेगा। मेरी मदर मेरे फादर से एल्डर है तो गलत है, क्योंकि मदर अलग फैमिली के मेंबर है और फादर अलग फैमिली के मेंबर है, तो दो अलग अलग फैमिली के मेंबर। डन? हम लोग चलते हैं ओल्डर पे। ओल्डर मतलब भी हमसे बड़ा होता है, लेकिन ओल्डर इज यूज्ड फॉर द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू
same family, comma, animal, comma, place, comma, thing. बेटा जो older है वो person के लिए लग सकता है, thing के लिए लग सकता है, animal के लिए भी लग सकता है और place के लिए. ओल्डर पर्सन के लिए जैसे मैंने कहा राम इज ओल्डर देन रवि. तो मुझे नहीं पता राम और रवि में क्या रिलेशन है, मैंने ओल्डर लगाया. माई डॉग इज ओल्डर देन योर्स. मेरा डॉग तुम्हारे मेरे डॉग से ओल्डर है, पुराना है. इसके अलावा दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस town. दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस टाउन. ये टाउन का सबसे ज्यादा पुराना टेम्पल है तो ओल्डेस्ट लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं. मैंने कहा राम इज ओल्डर देन रवि. राम और रवि में मुझे रिलेशन नहीं पता, ठीक है. माय डॉग इज ओल्डर देन योर्स, कोई बात नहीं, डॉग है. और दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस टाउन. क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम कभी क्या फैमिली मेंबर्स के लिए ओल्डर लगा सकते हैं, मैं भाई बहन के लिए ओल्डर लगा सकती हूँ? तो हाँ, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग. नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे. ओल्डर का प्रयोग फैमिली मेंबर्स के लिए लगा सकते हैं यदि टाइम पीरियड दिया हो. टाइम पीरियड दिया हो. ओल्डर का यूज बेटा हम कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए, लेकिन टाइम पीरियड दिया हो. जैसे माई ब्रदर इज 4 years older than I. मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है. समय दे दिया ना हमने, 4 year, 5 year, 6 year, है ना, इस तरीके से टाइम पीरियड दे दिया ना मैंने. तो अगर कभी ओल्डर का यूज करना ही है मुझे फैमिली मेंबर के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसका यूज तब करेंगे जब वहां पर टाइम पीरियड दिया हो. तो ओल्डर इज यूज फॉर द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली, जो एक फैमिली से बिलोंग ना करे. एनिमल के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए करें. इसके अलावा ओल्डर का यूज अगर हम फैमिली मेंबर्स के लिए कर भी रहे हैं तो वो वहां पर करेंगे जहां पर समय अवधि दी हो कि कितने साल कौन बड़ा है. क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? एक बात और ध्यान रखना, एल्डर मतलब होता है बड़ा. जो फैमिली में हो, अगर एल्डर में एल्डर्स लग जाए तो उसका मतलब होता है बड़े बूढ़े. जितने भी लोग बड़े हैं, बड़े बूढ़े हमारी फैमिली के हों या ना हो, फैमिली मैटर नहीं करेगी अगर एल्डर में ऐसे लग जाए. ठीक है बेटा, आज के लिए क्लास हम यही रुकेंगे, कुछ इमरजेंसी है. हाँ, कल हम लोग आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे. इसके आगे ठीक, आज हम लोग यहीं पे बात को कंटिन्यू करेंगे. कल की क्लास को एल्डर ओल्डर के आगे ही कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए लेते हैं. इनफ फॉर द डे.